आज हम 8th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 10 के कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट जो हमारे यूज़ में होता है अक्सर घरों में, हर चीज़ में, बिजली जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में क्या है उसकी डेफिनेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस का बहना, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। रेट कहते हैं शरह को, और रेट के लिए हमें वक्त की भी ज़रूरत होती है। तो करंट का ये फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू आर टी। क्यू चार्जेस को बोलते हैं और टी वक्त को बोलते हैं, यानी कितने चार्जेस बहे हैं कितने वक्त में, ये हमें करंट बताता है। ये करंट की डेफिनेशन भी है। अब जो करंट है, करंट में जो चार्जेस होते हैं वो यूज़ नहीं हो जाते, ठीक है। फर्ज करें मैं आपको एक डायग्राम से ये बस समझाता हूँ और इसका आपको थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास एक सेल या बैटरी है और ये वायर है, और इस वायर को मैंने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है और साथ इधर बल्ब है एक। तो यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को मैं जैसे ही ऑन करूँगा ना, तो इस बैटरी में एक साइड से करंट, फर्ज करें इस साइड से करंट निकलना शुरू हो जाएगा और ये बल्ब में पहुंचेगा, ठीक है। जो चार्जेस हैं, करंट कैसे, मतलब जो चार्जेस हैं ये यहाँ से ऐसे बहना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कहाँ पे? इस बल्ब में आएंगे। अब जब इस बल्ब में आएंगे तो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होगा, ठीक है। एक फिलामेंट स्प्रिंग साथ जो बल्ब में आपको नजर आता है, वो रोशन होगा। वो रोशन क्यों होगा? उसकी रेजिस्टेंस होगी बहुत ज़्यादा। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, यानी करंट के रास्ते में जो रुकावट आएगी ना, उसकी वजह से जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो चीज़ गर्म होना शुरू कर देती है। तो ये वाला स्प्रिंग जो है ये गर्म होना शुरू कर देगा, और गर्म होते ही ये लाइट पैदा करना शुरू कर देगा। और इसके बाहर हमने ये जो शीशे का लगाया हुआ है होल सा, बल्ब के जो बाहर होता है, बल्ब की शक्ल जो होती है शीशे की बनी हुई, उसकी वजह से ना रोशनी हमें रिफ्लेक्ट करने में, यानी फैलाने में हमें मदद होती है। तो इस वजह से यहाँ पे रोशनी फैल जाती है। और ये जो चार्ज जाएंगे ना यहाँ पे इसको गर्म करते हुए फिर आगे चले जाएंगे इस रास्ते से, और आगे चलते चलते दोबारा इस रास्ते से होते हुए कहाँ पे? दोबारा बैटरी में दाखिल होंगे। अब बैटरी में जब आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ फिर ये बैटरी इन चार्जेस को फिर दोबारा इस तरफ पहुँचाएगी, इस टर्मिनल पर। फिर ये इससे गुजरते हुए दोबारा बल्ब में जाएंगे और वहाँ पे रोशन होते हुए कुछ एनर्जी यहाँ पे इनकी, इन चार्जेस की कुछ एनर्जी यहाँ पे सर्व होगी, यानी कुछ एनर्जी इसको देंगी तभी तो ये गर्म होगा। और फिर इस तरह दोबारा से ये इंटर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो करंट इस तरह वर्क करता है असल में, कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार्जेस खत्म हो गए, बल्कि चार्जेस दोबारा बैटरी में जाते हैं, बैटरी दोबारा उसको इस साइड पे धकेलती है, और ये बार बार ऐसा होता रहता है। तो ये असल में होता है करंट। और चार्जेस दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और करंट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से बहता रहता है। अब इसको देखें, सेल की भी या बैटरी की भी हम तारीफ कर लेते हैं। अब करंट की आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा कि करंट कैसे बहता है और ये वर्क कैसे करता है, यानी बल्ब कैसे रोशन होता है या बाकी चीज़ें, उनमें भी यही प्रोसेस होता है। चाहे फैन हो या उसमें करंट, यानी मोटर को घुमा देता है, फैन जो होता है उसमें एक मोटर होती है छोटी सी, उसको घुमा देता है और फिर फैन चलना शुरू हो जाता है, और करंट दूसरे रास्ते से फिर दोबारा बैटरी में या जो भी उसका सोर्स होता है उसमें चला जाता है। अब हम देखेंगे कि करंट के बहने में बैटरी का क्या किरदार है। बैटरी या सेल, ये सेल भी बोलते हैं बैटरी भी बोलते हैं। सेल और बैटरी, सेल या बैटरी प्रोवाइड फोर्स देते हैं टू मूव चार्ज इन वायर। चार्जेस को वायर में, जो हमारे पास तारें होती हैं उनमें हरकत करने के लिए क्या करते हैं? बैटरी जो होती है या सेल होता है वो फोर्स लगाता है उनको। जैसे यहाँ पे असल में क्या हो रहा था, बैटरी फोर्स लगा रही थी चार्जेस को ऐसे हरकत करने में, और ये चार्जेस यहाँ पहुँचते थे, फिर वापस आते थे, फिर दोबारा उन चार्जेस पर फोर्स लगाता है, इस तरह ये होता रहता है। तो असल काम बैटरी का चार्जेस को फोर्स लगाना होता है। अब बैटरी की आपको समझ में आ गई कि बैटरी का असल वर्क क्या होता है और हम बैटरी क्यों यूज़ करते हैं। बैटरी के बगैर तो करंट नामुमकिन है। उसकी वजह यही है कि कोई चीज़ फोर्स लगाने वाली है भी नहीं चार्जेस पर, तो करंट कैसे बहेगा। अब है यूनिट ऑफ करंट। करंट के यूनिट कौन से हैं? तो करंट का जो बेसिक यूनिट है वो तो है एम्पियर। अच्छा, अब यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को नापना या तोलना भी आप कह सकते हैं। जैसे फर्ज करें आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझे चीनी दे दें, साथ में आपको ये लाजमी कहना पड़ता है कि मुझे 1 किलो चीनी दे दें। तो जो हम किलो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो असल में वज़न का यूनिट होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक यूनिट होता है। जिस तरह अब करंट का भी यूनिट है एम्पियर, ठीक है। तो करंट को भी हम किस चीज़ में नापते हैं? जिस तरह चीनी को हम किलोग्राम में नापते हैं, वज़न को हम किलोग्राम में नापते हैं, तो करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, और इसका सिंबल यानी अलामत एम्पियर के लिए हम ए लिखते हैं। अब इसके छोटे से छोटे यूनिट भी हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को हम एम ए से लिखते हैं और माइक्रो एम्पियर को इस अलामत यानी यू टाइप है, छोटा यू और साथ में ए, इस अलामत से लिखते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये सबसे छोटा यूनिट है। 100 माइक्रो एम्पियर, 1000 माइक्रो एम्पियर मिलकर 1 मिली एम्पियर बनाते हैं, और फिर 1000 मिली एम्पियर मिलकर 1 एम्पियर बनाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अब है एमीटर। तो हर चीज़, जैसे करंट हमने पढ़ लिया, उसका यूनिट भी पढ़ लिया। अब करंट को नापने के लिए कोई आला भी तो होगा। हाँ जी, एक आला है, उसको हम बोलते हैं एमीटर। द इंस्ट्रूमेंट, आला यूज टू मेजर, जो इस्तेमाल होता है नापने के लिए करंट इज कॉल्ड एमीटर, उसे हम एमीटर कहते हैं। वो आला जो करंट को नापने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम एमीटर बोलते हैं। इस पर एक स्केल लगा होता है, ऐसे एरो सा, और एक डिफ्लेक्शन, वो एरो जो होता है डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी ऐसे इस टाइप का होता है कुछ ऐसे। ये एक सुई लगी होती है जिसे हम स्केल बोलते हैं। यहाँ पे स्केल बना होता है 1 2 3 ऐसे, और
और ये सुई जो होती है जब करंट गुजर रहा होता है तो ये सुई इधर उधर हो जाती है, यानी फर्ज करेंगे 2 पर आ गई है तो इसका मतलब इसमें से 2 एम्पीयर करंट गुजर रहा है। इसको हम उस सर्किट में लगाते हैं, ये इस टाइप का होता है मीटर, और इसको हम सर्किट के साथ जोड़ते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि उस सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज। करंट यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब वोल्टेज की बात है। द एबिलिटी ऑफ अ बैटरी और सेल टू पुश चार्जेस इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट, द एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ऑफ अ बैटरी एक बैटरी की सलाहियत, और सेल या सेल की सलाहियत, टू पुश चार्जेस को पुश करना या चार्जेस को धकेलना इन आ सर्किट में। वोल्टेज जो होता है ये बैटरी की होती है, बैटरी की एक ताकत होती है या सलाहियत होती है जो उन चार्जेस को जो बह रहे होते हैं यहाँ पे ये वाले चार्जेस जो बह रहे होते हैं इनको पुश करने की, बैटरी की जो इनको धकेलने की जो ताकत होती है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। आपने सिंपल ये याद रखना है कि चार्जेस को जो धकेलने की बैटरी की ताकत होती है ना उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। अब जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी बैटरी के चार्जेस को धकेलने की ताकत ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट बह सकता है। अब इस वोल्टेज को भी हम किसी चीज़ में मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स। तो जो वोल्टेज जो होती है ना इसका यूनिट होता है वोल्ट, यानी हम इसको वोल्ट में नापते हैं या मेजर करते हैं। मेजर मतलब नापना होता है। अब है वोल्ट मीटर, ये जैसे करंट को नापने के लिए एक आला था, इसी तरह वोल्टेज को नापने के लिए भी एक आया, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट, यही तारीफ है सारी ऊपर वाली, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट नहीं, अब हम किसकी नाप कर रहे हैं, वोल्टेज की, तो हम लिखेंगे द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वोल्टेज, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वही तारीफ है, सिर्फ ये मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिखना है और इज कॉल्ड वोल्ट मीटर लिखना है, बस सिंपल, इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। वो करंट के लिए थी और ये वोल्ट के लिए है, आला वोल्टेज के लिए। अब है रेजिस्टेंस होती है करंट के रास्ते में रुकावट। जैसे मैंने कहा था कि ये यहाँ से करंट गुजरता है तो यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ जो स्प्रिंग होता है ना उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, रुकावट करंट के रास्ते में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फिर जब रुकावट बहुत ज़्यादा होती है तो फिर करंट को रास्ता नहीं मिलता, और करंट जो है इस मेटल या जो भी चीज़ यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है उसके एटम के साथ टकराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसमें हीट एनर्जी पैदा होती है, यानी हीट पैदा होती है और लाइट भी पैदा होती है उस वजह से। तो यानी ये रास्ते में रुकावट होती है दरअसल। तो रेजिस्टेंस भी किस करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं। द मेजर ऑफ हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इस हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, द मेजर ऑफ हिंड्रेंस रुकावट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बहने के रास्ते में, इन अ सर्किट, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के बहने के रास्ते में रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस कार्ड रेजिस्टेंस भी आगे लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो यही काफ़ी है। अब ये तो हमें समझ आ गई रेजिस्टेंस होती है रुकावट। अब इसका यूनिट होगा जैसे पहले था, तो इसका ओहम है, यानी रेजिस्टेंस को हम ओहम में नापते हैं, और ये एक साइंसदान का नाम भी है और इस रेजिस्टेंस का यूनिट भी है, और इसकी ये सिंबल है, अलामत ये वाली है, और ये इसका एसआई यूनिट है। एसआई कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं, यानी पूरी दुनिया पे जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं उसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। तो ओहम जो है इसका एसआई यूनिट है। बाकी जो हमने पढ़े हैं ये भी एसआई यूनिट है, जैसे वोल्टेज का भी ये एसआई यूनिट है, इसी तरह करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, ये छोटे यूनिट है, ये एसआई यूनिट एम्पियर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम्स लॉ, कि ओहम्स लॉ क्या है हमारे पास, व्हाट इज ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द रेजिस्टेंस आर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज वी अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओहम एक साइंसदान था, उसने हमें ये एक लॉ दिया, कानून दिया, जिसके मुताबिक द रेजिस्टेंस इज द रेशियो, रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है किन चीज़ों के दरमियान, ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर में जो वोल्टेज है अक्रॉस द कंडक्टर के दरमियान, यानी वो वायर जिस वजह से करंट गुजर रहा होता है उसकी वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और जो करंट उसमें से बह रहा होता है। फर्ज करें ये वायर है, ये इसमें से करंट गुजर रहा है, तो एक तो इसमें करंट गुजर रहा है, दूसरा वोल्टेज होगी, कुछ वोल्टेज यहाँ पर होगी कुछ यहाँ पर, ये वोल्टेज का फर्क होगा, एक वोल्टेज यहाँ पर होगी, इसी को मैं ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ, तो ये बराबर नहीं होगी, तो इनके दरमियान में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा वोल्टेज के दरमियान में। तो वो कहता है कि ये इनकी रेशो है किसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान उस कंडक्टर की, यानी जो रेजिस्टेंस है वो रेशो है वोल्टेज और करंट के दरमियान। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसने ये कहा है कि आप अगर वायर की रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो आप उसमें से जो करंट गुजर रहा है और जो उसकी वोल्टेज है उसमें रेशो की मदद से मालूम कर सकते हैं। रेशो कहते होते हैं, आपको पता है रेशो को ऐसे लिखते हैं निस्बत, लेकिन यहाँ हम इसको निस्बत को हम बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो अब हम बटे में लिखते हैं, यानी वोल्टेज बटा करंट किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला बन जाएगा, वोल्टेज को हम बी से ज़ाहिर करते हैं और करंट को आई से, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बराबर होगा वोल्टेज ओवर करंट, यानी वी बटा आई, ये वोल्टेज को ज़ाहिर कर रहा है और ये करंट को। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है वायर की तो हम उसकी रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। अच्छा, हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल चीज़ें, जैसे फ़ैन हो गया, मोटर की कोई भी चीज़ है, तो ये सारी जो होती है ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट की जो एनर्जी होती है ना उसको क्या कर देती हैं, दूसरी एनर्जी में चेंज करती हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको बल्ब की, तो बल्ब करंट को किस एनर्जी में चेंज करता है, लाइट एनर्जी में, यानी रोशनी की सूरत में। इसी तरह जो फ़ैन है, पंखा,
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस सूरत में चेंज करता है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी हवा की सूरत में। हवा को हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। और बाकी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आयरन इस्त्री हमारे पास है, ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? हीट एनर्जी में, गर्मी की एनर्जी में चेंज करती है। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल पावर का पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट, इलेक्ट्रिकल पावर एक रेट है या शरह है, एट विच जिस पर अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो डिवाइस, जिस पर डिवाइस कन्वर्ट चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी एनर्जी की दूसरी फॉर्म में, यानी दूसरी शक्लों में। यानी पावर एक ऐसी शरह है जिस पर एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करती है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने कहा आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में जैसे बल्ब चेंज करता है, तो ये पावर उसकी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर ये उस बल्ब की इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी। और यूनिट ऑफ पावर होता है वाट, और इसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। बस इसके आपने सिर्फ ये याद रखनी है डेफिनेशन। किलो वाट आवर इसका बड़ा यूनिट है, पावर का एक बड़ा यूनिट है किलो वाट आवर। इसकी भी डेफिनेशन देख लें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड व्हेन 1000 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क फॉर एन आवर। यानी ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब 1000 वाट की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन जिसकी पावर 1000 वाट हो, वर्क फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे के लिए काम करे। यानी एक मिसाल मैं दूँ आपको, अगर वाशिंग मशीन की जो पावर है वो 500 वाट है, तो इसका मतलब ये होगा कि वाशिंग मशीन अगर 2 घंटे काम करे, ठीक है, 2 घंटे चले, तो उस दौरान वो 1 किलो वाट आवर एनर्जी खर्च करेगी, बिजली 1 किलो वाट आवर हमारे पास खर्च होगी। और अगर वाशिंग मशीन की पावर 1000 वाट है, तो फिर वो 1 घंटा चले, तो जो एनर्जी खर्च होगी वो कितनी होगी? किलो वाट आवर होगी, यानी 1 किलो वाट आवर होगी। हमारे घर में जो डिवाइसेज हैं, जो मशीनें हैं, उनमें उनकी सबकी पावर मुख्तलिफ है, तो उस बुनियाद पे किलो वाट आवर। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि ये 1 घंटे में, 1 घंटे की, यानी 1 घंटे में कितनी पावर यूज़ होती है या कितनी पावर इस्तेमाल करती है एक मशीन, पावर लगाती है एक मशीन। और हमारे घरों में जो बिल आते हैं बिजली के, वो भी किलो वाट आवर में ही काउंट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।